आपकी किस्मत है, मैं तो कुछ इस वक्त एज ऑफ नाउ। और काइंडली जरा देख के बात किया करें कि आप क्या और कैसे किसके बात कर रहे हैं, किस लहजे में बात कर रहे हैं। कल हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया था। आज हम नेक्स्ट चैप्टर पे स्टार्ट करते हैं एज पर आवर स्केड्यूल। और हम अब इसको लेके चलते हैं आगे। कल के लेक्चर से मेरे ख्याल से किसी को कोई सवाल वगैरह नहीं होना चाहिए। और मैंने पहले भी बता दिया था कि जो इनरोल स्टूडेंट्स हैं उनको सैटरडे तक या मैक्सिमम ये कल वीकेंड कल शाम तक जो है। और तो कल तक आप लोगों को पोर्टल की एक्सेस आ जाएगी सीए नोट्स की। वहां पे आपके टेस्ट होंगे और एज पर द स्केड्यूल टेस्ट होंगे। कल चैप्टर 1 जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया था। चैप्टर 1 का टेस्ट जो है पहला है, आप लोगों के पास टेस्ट के स्केड्यूल वगैरह सारा कुछ मौजूद है। उसके मुताबिक क्या किए जाएंगे, हम टेस्ट वगैरह ले रहे होंगे जो भी रजिस्टर्ड बच्चे हैं। और जो बुक्स की बात है, अगले वीकेंड तक आपको पास्ट पेपर की बुक्स जो है वो सबको डिलीवर हो जाएंगी, तो उसके लिए परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है। हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर और बेसिक्स के ऊपर मूव करते हैं। बेसिक्स की बात करते हैं अब हम कि बेसिक हमारी है क्या इनकम टैक्स की, उसके ऊपर मूव करते हैं। और फिर माइट भी कल हम इंशाल्लाह सेल्स टैक्स को स्टार्ट करेंगे। और आपको पता है संडे भी हमारा ऑन ही है, तो संडे को भी हम सेल्स टैक्स की क्लास जो है वो कर रहे होंगे। अब आपको पता हो कि हमारे सिलेबस का जो सबसे मेन एरिया है वो इनकम टैक्स का एरिया है। और इनकम टैक्स के एरिया का जो टोटल सिलेबस है हमारा, वो 70% जो है वो टोटल हमारा सिलेबस का इनकम टैक्स में से रिलेट कर रहा है। जो 70% हमारा एरिया है, जो 70% हमारा सिलेबस है, वो किस में से रिलेट कर रहा है, वो इनकम टैक्स में से रिलेट कर रहा होता है। अगर आप अपना इनकम टैक्स बेहतर कर लें, और इनकम टैक्स में से भी कुछ ऐसे पोर्शन हैं जो आपको हर हाल में आने ही आने हैं, और जिसमें खासतौर पर इनकम फ्रॉम बिजनेस जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसको कर लेते हैं तो 15 से 20 नंबर तो आप एक चैप्टर से सिक्योर कर लेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे अपना इनकम टैक्स से। फिर हम थोड़ी सी बेसिक डिस्कस करके, थोड़ी सी जो है रूटीन डेवलप करके अपनी टैक्स के ऊपर फिर हम मूव कर जाएंगे। हमारा जो सेल्स टैक्स होगा उसके ऊपर मूव करेंगे और 30 नंबर सिक्योर करेंगे। मतलब बाय द आप कह सकते हैं 17-18 जुलाई तक ना आपका 30 से 35 मिनट सिलेबस जो है वो कवर हो चुका होगा। तो इनकम के बारे में स्टार्ट करते हैं, इनकम टैक्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इनकम क्या होती है, इनकम किसे कहते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। इनकम के बारे में आप सबको पता होगा, पढ़ के आए हूं मैं, इनकम किसे कहते हैं किसे नहीं कहते। इनकम के बारे में आइडिया होगा ना आपको कि इनकम क्या होती है। आमदनी, रकम, पैसे, नोटू, रोकड़ा, जो आप हम कमा के बैठे होते हैं वो हमारी क्या कहती है, वो हमारी इनकम कहला रही होती है। आइडिया हो? जस्ट गिव मी अ मिनट। तो इनकम क्या कुछ है। इनकम बेसिकली जो पैसे आपने कमाए हैं, जो अमाउंट आपने अर्न की है, जो रकम आपने कमाई है, वो इनकम कहला रही होती है। अब इनकम को टैक्स में एक्सप्लेन किया गया है क्या होती है, उसको देखते हैं इनकम में क्या कुछ शामिल है। ये डेफिनेशन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में लिखी गई है कि इनकम में क्या कुछ शामिल है। वो तमाम अमाउंट जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के मुताबिक जिसके ऊपर टैक्स चार्ज होगा वो हमारी इनकम कहला रही होती है। मतलब वो तमाम रकम जिसके ऊपर हम टैक्स लगा रहे हैं, जिसके ऊपर हम टैक्स चार्ज कर रहे हैं, वो हमारी क्या कहला रही होगी, वो हमारी इनकम जो है वो कंसिडर हो रही होती है। जैसे आप पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान में आप सैलरी कमाते हैं, उसके ऊपर आप टैक्स देते हैं, तो वो आपकी इनकम कंसिडर होगी एज पर द टैक्स। ये आपकी क्या है, इनकम है। उसके बाद कोई भी ऐसी अमाउंट,
कोई भी ऐसी रकम जब आपने कमाई है, जब आपने अर्न की है, वो पे करते हुए, रकम कमाते हुए, रकम अर्न करते हुए जो आपको टैक्स वगैरह कट रहा है, वो अमाउंट जो है वो भी क्या कहलाएगी, आपकी इनकम जो है कंसिडर हो रही होगी। आपने अक्सर देखा होगा कि किसी बंदे का जी वो लॉटरी निकल आती है, इनाम निकल आता है, जब उसको इनाम मिलता है तो उसमें से टैक्स काट लेते हैं, टैक्स डिडक्ट करके उसको रकम जो है वो हम दे रहे होते हैं, तो वो भी क्या कहलाती है, वो उसकी इनकम कंसिडर हो रही होती है। जिस तरह डिविडेंड है, जिस तरह प्रॉफिट ऑन डेट है, जब आपको रकम मिलती है, जब आपको आमदनी मिलती है, तो इसमें से टैक्स जो है वो डिडक्ट हो जाता है। तो टैक्स अगर हम डिडक्ट हो रहा है किसी भी अमाउंट से, किसी भी रकम से, उसको हम क्या कह रहे होंगे, वो हमारी इनकम जो है वो कंसिडर हो रही होगी। उसके अलावा हमारा कानून जो है वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत किसी भी रकम, किसी भी अमाउंट के ऊपर अगर इन्होंने कह दिया है कि ये इनकम है और ये इनकम ही ट्रीट होगी, अगर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में कह दिया गया है कोई भी अमाउंट, कोई भी रकम जो है वो इनकम है, तो वो हमेशा क्या होगी, वो हमेशा हमारी इनकम ही ट्रीट होगी। इस चीज का क्या रखना है, इस चीज को आपने अपने माइंड में रखना है कि एनी अमाउंट विच इज गिवन, विच इज सेट बाय द ऑर्डिनेंस, वो हमारी क्या होगी, वो हमारी इनकम ही हमेशा ट्रीट हो रही होगी। उसके अलावा जो इनकम के ऊपर लॉस होता है, एक्चुअली वो भी हमारी क्या है, एक्चुअली वो भी हमारी इनकम ही कंसिडर हो रही होती है। फॉर एग्जाम्पल आपको ने 1,000 रुपया कमाया, आपने बिजनेस किया, लाख रुपए का रेवेन्यू आया, 2 लाख की कॉस्ट हो गई, तो आपका 1,000 रुपया जो है वो नुकसान हो गया है। वो जो नुकसान है वो भी आपकी सॉर्ट ऑफ इनकम ही है, लेकिन लॉस हुआ है, टैक्स वगैरह पे नहीं करेंगे, बट वो नेगेटिव इनकम है। तो ये इनकम में सब कुछ क्या होता है, ये शामिल होता है, ये सब कुछ जो है वो हमारे इनकम का पार्ट बन रहा होता है। अब ये डेफिनेशन इनकम की है, इस डेफिनेशन को याद करने की कोई जरूरत नहीं है। पेपर में आपसे ये तो नहीं पूछेगा कि डिफाइन इनकम बताएं जी, इनकम क्या होती है क्या नहीं होती, पेपर में इसके बारे में वो आपसे नहीं पूछ रहा होगा। आगे चलते हैं। आगे जो इनकम है, जो हम इनकम कमा रहे होते हैं, जो हम इनकम को अर्न कर रहे होते हैं, अगर हम इसको जस्टिफाई करना चाहें, अगर हम इसको लेने चाहें, और अगर हम इसके बारे में बात करना चाहें कि आप पैसे कहाँ कहाँ से कमा सकते हैं, अगर हम डिस्कशन करें जेनेरिक, तो हमारे पास ये 5 सोर्सेज आते हैं इनकम के, कि इन 5 सोर्सेज से हम क्या कर रहे होते हैं, अपने इनकम वगैरह अर्न कर रहे होते हैं। आप कोई भी आमदनी, कोई भी इनकम, किसी भी तरीके की इनकम का नाम लेंगे तो वो इन 5 सोर्सेज में फॉल कर रही होगी। सबसे पहले आपके आता है जिसे हम कहते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी। अब सैलरी का मतलब क्या है, आप कहीं पे मुलाजमत कर रहे हैं, कहीं पे नौकरी कर रहे हैं, कहीं पे जॉब कर रहे हैं, कहीं पे कॉल सेंटर पे काम कर रहे हैं, जो अंडर एम्प्लॉयमेंट आपको पैसे मिलते हैं, वो किसका पार्ट बनते हैं, वो हमेशा आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी का पार्ट जो है वो बन रहे होते हैं। उसके अलावा सेकंड आपको बताती है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। आपके पास घर है, दुकान है, जायदाद है, अगर आप घर, दुकान, जायदाद वगैरह जो है उसको रेंट पे देते हैं, उससे पैसे कमा रहे होते हैं, तो वो क्या होती है, वो भी हमारी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जो है फॉल कर रही होती है। उसके अलावा आप कारोबार करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, आपकी आपकी पोल्ट्री की दुकान है, आप कह सकते हैं आपकी समोसों की रेडी है, उसमें से अगर आपको पैसे वगैरह हासिल हो रहे हैं, उसमें से अगर आप पैसे वगैरह कमा रहे हैं, तो वो आपकी इनकम में बिजनेस आएगा। आप ऑनलाइन सेलिंग करते हैं, आप ट्रेडिंग करते हैं, आप ई कॉमर्स पे कर रहे हैं, आप दराज पे काम कर रहे हैं, आप चर्स बेच रहे हैं, आप अफीम बेच रहे हैं, आप गांजा बेच रहे हैं, तो ये सारी क्या होगी, आपकी इनकम कहला रही होगी। आप सीए में बड़े ख्वाब लेके आए हैं, आप कैब में फंस जाते हैं, तो पेपर पास नहीं होता, तो जाके आप आई कैब के सामने आप रेडी लगा लेते हैं समोसों की, वो समोसे बेच कर पैसे कमाएंगे, वो भी कहाँ जाएगी, आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस में जाएगी। उसके अलावा अगर आप एसेट्स वगैरह बेच रहे हैं, आपको किसी ने घड़ी तोहफे में दी है और आप घड़ी बेच देते हैं, वो जो घड़ी बेच के आपने पैसे कमाए होंगे वो आपके कैपिटल गेन्स का पार्ट बन रहे होंगे। आप लैंड बेच देते हैं, आप शेयर्स बेच रहे हैं, आप वैल्यूएबल एसेट्स बेच रहे हैं, उनसे जो पैसे आपको आ रहे होंगे वो आपकी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन का जो है वो पार्ट जो है वो बन रहे होंगे। और कोई भी ऐसी इनकम, कोई भी ऐसे पैसा जो इन चारों में से किसी में फॉल नहीं करेगा, वो किस में जाएगा, वो हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जा रहा होगा। मतलब आपके पास 1 लाख रुपया पड़ा हुआ है, आप 1 लाख रुपया कहाँ से कमाया है,
सैलरी से कमाया, आप कहते हैं नहीं जी मैं तो नौकरी नहीं कर रहा था। रेंट से कमाया, प्रॉपर्टी किराए पे दी हुई थी, आप कहते हैं नहीं जी मैंने तो कोई रेंट से नहीं कमाया। कहते कारोबार है, नहीं नहीं मैंने कारोबार से भी नहीं कमाया। कोई एसेट्स बेचे हैं, आप कहते हैं नहीं कमाया। तो अगर कोई भी ऐसी इनकम, कोई भी ऐसी अमाउंट जो इन चारों हेड्स में किसी में फॉल नहीं कर रही ना, वो किस में फॉल करेगी, वो किसका पार्ट बनेगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट बन रही होगी। तो पाकिस्तान में आप कोई भी इनकम की बात करते हैं, कोई भी इनकम कमाते हैं, वो इन पांचों हेड्स में फॉल कर रही होगी। तो हकीकतन में हमने क्या करना है, हमने इन इनकम टैक्स में इन पांचों हेड्स को कैलकुलेट करना सीखना है कि सैलरी कैसे कैलकुलेट होगी, प्रॉपर्टी कैसे कैलकुलेट होगी, कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट होगा, अदर सोर्स कैसे कैलकुलेट होगा। इन सबको जमा करेंगे तो जो हमारे पास आ जाएगा, इसे हम क्या कहेंगे, ये हमारी टोटल इनकम कहला रही होगी, ये हमारी कुल आमदनी कहला रही होगी। फिर इस टोटल इनकम के ऊपर हम रेट अप्लाई करेंगे और उसके ऊपर क्या किया जाएगा, टैक्स जो है वो हमारा पे किया जा रहा होगा। तो हमारे पास ये इनकम के 5 हेड है। ये इनकम के क्या है, हमारे पास 5 हेड है। अब अदर सोर्स में क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल आप में से कोई चीते आते हैं CMADC का पोर्टल देते हैं 5,000 रुपए में, और आगे 500 रुपए में 50 बंदों को बेच देते हैं। तो भाई तुम्हारा बिजनेस तो नहीं है, ये तो अदर सोर्स में है। या सबा लोड वाली जो है उसका कारोबार तो नहीं था, अदर सोर्स में फॉल कर रहा था। तो ये कहाँ पे जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट बन रहा होगा। या आप आते हैं और आपका मतलब CA नहीं हो रहा, और आप जो है उसका आपका CA फंस देता है, और आप जाके गली में सब ट्यूशन सेंटर खोल के बैठ जाते हैं, सब बाजू ट्यूशन सेंटर वाली, और वो भी आगे कहाँ फॉल करेगी, अदर सोर्स में फॉल कर रही होगी। मतलब जो कहीं पे भी नहीं जा रही, वो कहाँ जा रहे हैं, अदर सोर्स का पार्ट बन रही है। तो आप कोई भी इनकम, आपके पास 1,000 रुपये है, ये 5 हेड्स हैं, इन 5 हेड्स में फॉल करेगा, और इसको क्या होगा, आपकी टोटल इनकम जो है वो कैलकुलेट हो रही होगी। ठीक है। तो इनकम टैक्स में हमने करना क्या है, इनकम टैक्स में हमने हकीकतन इन पांचों हेड्स को कैलकुलेट करना सीखना है। सैलरी कैसे कैलकुलेट होगी, सैलरी में क्या कुछ आएगा, प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, बिजनेस, अदर सोर्स। जब हम इन चारों को कैलकुलेट करना सीख लेंगे तो हमारे पास आ जाएगी टोटल इनकम। फिर इस टोटल इनकम पे क्या किया जाएगा, रेट अप्लाई किया जाएगा, और उसके हिसाब से हम टैक्स जो है वो पे कर रहे होंगे। इज दैट क्लियर कि हमारे पास इनकम कितने हेड्स होते हैं, बोले लिखे। अच्छा, आप लोगों का जो प्री रिक्विजिट है वो ये है कि जब आप लेक्चर ले रहे हो तो आपके पास पेन, रजिस्टर और एक कैलकुलेटर जो है वो होना चाहिए। ये आपके पास होना चाहिए। इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो हम आपको बताते जाएंगे, वो आपने क्या करनी है, वो लिखती जानी है। तो ये आपके पास जब भी आप लेक्चर ले रहे हो तो आपके पास पेन, आपके पास रजिस्टर, आपके पास जो कैलकुलेटर जो है वो क्या होना चाहिए, हमेशा मौजूद होना चाहिए। इज दैट क्लियर कि हमारे पास 5 हेड्स ऑफ इनकम है, और इन 5 हेड्स ऑफ इनकम में क्या कुछ आएगा। गॉट इट। अब हम बात करते हैं टैक्स ईयर की, कि टैक्स ईयर क्या होता है या टैक्स ईयर क्या कहलाता है, उसको देखते हैं। बेसिक से बात करते हैं। दिस इज द फर्स्ट टॉपिक जो एग्जाम में है, एप्लीकेबल है, इसको हमने देखना है, इसको हमने देखना है। इसमें से आपको पास्ट पेपर में क्वेश्चंस मिलेंगे, टैक्स ईयर क्या होते हैं, टैक्स ईयर के टाइप्स बताएं क्या होती है, और ये चीजें जो है आपने देखनी है। अब देखिए हमने क्या करना है, अभी हम देख के आए हैं कि हमने अपनी इनकम जो है वो कैलकुलेट करनी है, और हमने अपनी इनकम कैलकुलेट करके उसके ऊपर क्या करना है, टैक्स पे करना है। अभी हम ये पढ़ के आए हैं। अभी हम इनकम पढ़ के आए हैं ना। अब आपके माइंड में क्या क्वेश्चन नहीं आया कि इनकम ये किस पीरियड की कैलकुलेट करनी है। एक स्पेसिफिक पीरियड होगा, उसी की हम इनकम कैलकुलेट करेंगे ना। कोई टाइम फ्रेम होना चाहिए। अकाउंटिंग पढ़ के आए, अकाउंटिंग में आप पढ़ के आते हैं, अकाउंटिंग में पढ़ के आते हैं कि जी हमारे पास इनकम है, जो आपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना है, 1 साल का बनाना है, पूरा साल सेल्स की है, उसमें से पूरे साल के एक्सपेंसेस लेस किए हैं, आपके पास प्रॉफिट आ गया। अकाउंटिंग में हम ये कर रहे होते हैं, ऐसे है।
सेम उसी वे में हम क्या कर रहे होते हैं, हम टेक्स्ट में भी देखेंगे कि हमने एक साल के लिए क्या करनी है, कैलकुलेशन करनी है, और वो साल हमारा क्या कहला रहा होगा, टैक्स ईयर कहला रहा होगा। अकाउंटिंग में जो आप पढ़ के आए हैं, अकाउंटिंग में सीख के आए हैं, वो जो होता है उसे हम कहते हैं अकाउंटिंग ईयर कहते हैं या फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। लेकिन टैक्स में इसे हम टैक्स ईयर कहते हैं, और टैक्स ईयर की आगे जाके 3 एग्जाम है, उनको हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहले जो हमारे पास टैक्स ईयर की एग्जाम आती है, हमारे पास 3 तरह के टैक्स ईयर हैं। एक हमारा कहलाता है नॉर्मल टैक्स ईयर, एक हमारा कहलाता है ट्रांजिशनल टैक्स ईयर, एक हमारा कहलाता है स्पेशल टैक्स ईयर। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टैक्स ईयर, नॉर्मल टैक्स ईयर, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर और स्पेशल टैक्स ईयर जो है, इनको हमने क्या करना है, लेके चलना है, इनको हमने डिस्कस करना है। पेपर में इसमें से स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, पेपर में इसमें से सिनेरियो बेस्ड जो है वो क्या है हमारे क्वेश्चंस जो हैं वो भी आ रहा होता है। ठीक है, इज दैट क्लियर? इसमें से अगर आप पास्ट पेपर में बात करें तो भी वेरी एग्जैक्ट अराउंड 6 क्वेश्चंस जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ टैक्स ईयर में से आ चुके हैं। अब टैक्स ईयर होते क्या है, नॉर्मल टैक्स ईयर क्या है, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर क्या है, या स्पेशल टैक्स ईयर क्या है, इसको हम डिस्कस करते हैं, इसको हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्मल टैक्स ईयर की। नॉर्मल टैक्स ईयर का मतलब क्या है कि ये वो 12 महीने का पीरियड है जो स्टार्ट होगा 1 जुलाई पे और खत्म होगा 30 जून पे। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने याद रखनी है, जो कभी भी नहीं भूलनी, वो है एंडिंग डेट। मतलब वो पीरियड जो स्टार्ट हुआ 1 जुलाई को और एंड हो रहा है 30 जून को, ये जो पीरियड होगा इसे हम क्या कहेंगे, ये हमारा हमेशा नॉर्मल टैक्स ईयर कहला रहा होगा। ये क्या कहलाएगा, हमेशा हमारा नॉर्मल टैक्स ईयर कंसिडर हो रहा होगा। रिमेंबर, कोई भी टैक्स ईयर, कोई भी पीरियड जो 30 जून को एंड होगा उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम नॉर्मल टैक्स ईयर कह रहे होंगे। और जिस साल एंड होगा हम उसको क्या कर रहे होंगे, उसी साल से डोनेट कर रहे होंगे, उसी साल से हम उसको शो कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर ये एंड हो रहा है 30 जून 2022 को, तो हम कहेंगे ये हमारा टैक्स ईयर 2022 है। अगर ये एंड हो रहा है 30 जून 2023 को, तो ये हमारा टैक्स ईयर क्या कहलाएगा, 2023 कहला रहा होगा। अगर कहीं पे लिखा हुआ है टैक्स ईयर 16, इसका मतलब क्या था, ये टैक्स ईयर शुरू हुआ होगा 1 जुलाई 2015 को और खत्म हो रहा होगा 30 जून 16 को। ये जो ईयर एंड है, ये जो 22 है, ये 23 है, ये 21 है, ये बताता है कि हमारा ईयर एंड क्या है। अगर आपके सामने लिखा हो टैक्स ईयर 2020, तो ये इसका मतलब क्या है, ये शुरू हुआ होगा 1 जुलाई 2019 को और खत्म जाके हो रहा होगा 30 जून 2020 से खत्म हो रहा होगा। अगर आपके सामने लिखा हो टैक्स ईयर 2024, इसका मतलब क्या है, ये 1 जुलाई 2023 को शुरू हुआ होगा और 30 जून 2024 को खत्म हो रहा होगा। तो ईयर हमारा नॉर्मल है, उसको डोनेट कैसे करेंगे, जिस हाल जिस ईयर में जून फॉल कर रहा होगा हम इसे क्या कर रहे होंगे, हम इसको उस ईयर से डोनेट कर रहे होंगे। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोगों ने टाइप करके बताना है। अगर कोई भी टैक्स ईयर है, फॉर एग्जाम्पल टैक्स ईयर 27, जरा मुझे बताएंगे कि ये टैक्स ईयर 27 का मतलब क्या है, जरा कमेंट करके बताएं कि शुरू कब हो रहा होगा, खत्म कब हो रहा होगा, शाबाश जल्दी से बताएं। दैट्स गुड। इसका मतलब समझ आ गया आपको कि स्टार्ट हमारा और एंड हमारा क्या है, ये क्लियर है कि टैक्स ईयर 27 का मतलब क्या है कि 1 जुलाई 2026 को शुरू होगा
और 30 जून 2027 को खत्म हो रहा होगा, तो इसको हम क्या कह रहे होते हैं, इसको हम टैक्स ईयर 27 कह रहे होंगे। तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा नॉर्मल टैक्स ईयर कहला रहा होता है। गॉट इट। अब हम बात करेंगे स्पेशल टैक्स ईयर की। अब नॉर्मल टैक्स ईयर हमारा लग गया पता, शुरू कब होगा, ठीक है, खत्म कब होगा, हर साल 30 जून पे खत्म होगा। अब समटाइम्स कुछ पर्सन हैं, कुछ लोग हैं, वो कहते हैं कि सर 30 जून को टैक्स ईयर खत्म करने का मतलब ये है कि हमने अपने अकाउंट्स जो हैं वो क्लोज करने हैं, हमें बताना है कि जी ये हमारी इनकम है इस डेट तक, ये हमारा प्रॉफिट है, ये सब कुछ जो है वो हमने बताना है। हमारे लिए मुश्किल है, हम ये नहीं कर सकते। काइंडली आप हमें इसके अलावा कोई डे जो है वो अलॉट कर दें, इसके अलावा कोई टाइम पीरियड दे दें। देखिए नॉर्मल टैक्स ईयर हो, आपको जो है, आपको जो रिकॉर्ड चाहिए, आपको इनकम चाहिए वो 12 महीने की चाहिए, हम आपको 12 महीने की इनकम ही बताएंगे। आपको टैक्स जो है 12 महीने की इनकम पे चाहिए, हम आपको टैक्स जो है 12 महीने की इनकम का ही पे करेंगे, बट हम ये पीरियड फॉलो नहीं कर सकते। तो इसके अलावा अगर आप हमें कोई दे देंगे, टैक्स पीरियड लॉट कर देंगे, तो वो हमारा क्या कहला रहा होगा, वो हमारा स्पेशल टैक्स ईयर कहला रहा होगा। अब देखिए हमारा नॉर्मल टैक्स ईयर क्या है, हमारा नॉर्मल टैक्स ईयर क्या है हमारा नॉर्मल टैक्स ईयर है, शुरू होगा 1 जुलाई को और खत्म होगा जाके 30 जून को। आप कहते हैं सर ये हमारे लिए फिजिबल नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर अस, काइंडली आप इसके अलावा हमें अलॉट कर दें, हमारे लिए यहाँ पे अकाउंट्स क्लोज करना मुश्किल नहीं है, एंड ऑल दिस टाइप ऑफ इश्यूज हैं। आप कहते हैं ठीक है, आप पता नहीं हमें क्या चाहिए। अब कहते हैं आप ऐसा करें, आप हमें 1 जनवरी से 31/12 तक का टाइम पीरियड जो है वो अलॉट कर दें। देखें जब आप ये टाइम पीरियड दे रहे थे तो आपको 12 महीने की इनकम ही चाहिए थी, 12 महीने की इनकम ही हम बताते थे, उसी इनकम के ऊपर हम टैक्स पे करते थे। तो काइंडली हम आपको 12 महीने की इनकम के ऊपर ही टैक्स पे करेंगे। लेकिन आप क्या करें, आप हमारा टाइम पीरियड कर दें। अगर कोई भी टैक्स ईयर जो इस नॉर्मल के अलावा होगा, जो अदर देन दिस नॉर्मल होगा, वो मेरा क्या कहलाएगा, स्पेशल टैक्स ईयर जो है वो कहला रहा होगा। कोई भी टैक्स ईयर जो इस नॉर्मल टैक्स ईयर के अलावा है वो मेरा क्या कहलाएगा, वो मेरा स्पेशल टैक्स ईयर कहला रहा होगा, वो मेरा स्पेशल टैक्स ईयर जो है वो कंसिडर हो रहा होगा। इज दैट क्लियर? कि कोई भी टैक्स ईयर जो नॉर्मल टैक्स ईयर के अलावा है वो मेरा क्या कंसिडर होगा, वो मेरा स्पेशल टैक्स ईयर कंसिडर हो रहा होगा। ये क्लियर है? अब फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी मुझे अलॉट कर दें टाइम पीरियड 1 अप्रैल 2022 से और ख़त्म हो जाके 31 मार्च 2023 पे। तो ये टाइम पीरियड नॉर्मल के अलावा है, इसलिए क्या कहलाएगा, स्पेशल टैक्स ईयर। या एक टैक्स ईयर शुरू हुआ 1 जनवरी 19 से, ये खत्म होगा 31/12/20 पे, सॉरी 19 पे, ये भी क्या कहलाएगा, नॉर्मल टैक्स ईयर कहला रहा होगा। एक टैक्स ईयर है वो शुरू हुआ आपका 1 अक्टूबर 2023 से, खत्म होगा जाके ये 30 सितंबर 2024 पे। अब चूंकि ये नॉर्मल के अलावा है, ये अदर देन नॉर्मल है, इसे हम क्या कहेंगे, स्पेशल टैक्स ईयर कहेंगे। इस चीज को ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, जरा फोकस होकर बैठिएगा। ये हमारा क्या कहला रहा है, ये हमारा नॉर्मल टैक्स ईयर, ये हमारा स्पेशल टैक्स ईयर कहला रहा है। ये सबको क्लियर है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना कि स्पेशल टैक्स ईयर क्या होता है, स्पेशल टैक्स ईयर क्या होता है, इसमें तो कोई किसी को कंफ्यूजन नहीं है ना, सबको क्लियर है, सब कुछ क्लियर है। अब क्वेश्चन है माइंड में, हमें लग गया पता टैक्स ईयर स्पेशल है, नॉर्मल नहीं है, ओके, लग गया पता। इसको डिनोट कैसे करना है, देखिए इससे पहले हम पढ़ के आए हैं, हमने अभी नॉर्मल टैक्स ईयर की बात की है,
टैक्स ईयर 27 का मतलब था 23 जून 27 पे खत्म हो रहा होगा। टैक्स ईयर 26 का मतलब था 23 जून 26 पे खत्म हो रहा होगा। टैक्स ईयर 20 का मतलब था 30 जून 20 पे खत्म हो रहा होगा। वो हम पढ़ के आए हैं, हमें पता है यार ये जो है ये टैक्स ईयर दिस है, ये टैक्स ईयर ये है, ये टैक्स ईयर ये है। वो हमें क्लियरली क्या हो रहा है पता चल रहा था, ऐसे ही था। व्हाट अबाउट दिस, कि अगर मुझे ये बताना हो ये टैक्स ईयर कौन सा है, स्पेशल तो है बट कौन सा साल है, कौन सा साल है, ये साल कौन सा है, किस तरह से डिटरमिन किया जाएगा, ये रूल जो है इसको ध्यान से सुनिएगा, इसको ध्यान से समझिएगा। रिमेंबर, रिमेंबर ईयर एंड होने के बाद, रिमेंबर जब भी आपका ईयर एंड होगा, आपका ये ईयर एंड है, आपका ये ईयर एंड है, आपका ये ईयर एंड है, ईयर एंड होने के बाद आप बताएं वेरी नेक्स्ट जून कब आ रहा है। ये देखें ईयर एंड आपका हुआ है 31 मार्च 2023 को। ये ईयर एंड कब हुआ है? 31 मार्च 2023 को। इस तारीख के बाद पहला जून कब आ रहा है? अप्रैल मई जून 2023 में आ रहा है, 2023 में आ रहा है ना। तो इसको हम डिनोट करेंगे टैक्स ईयर 2023 से। ईयर एंड होने के बाद वेरी नेक्स्ट जून जिस ईयर में फॉल कर रहा होगा तो वो हमारा क्या कहलाएगा, उस ईयर से इसको हम डिनोट जो है वो हम कर रहे होंगे। गॉट इट। उसके बाद ये देखिए ये खत्म हुआ 31 दिसंबर 2019 को। 31 दिसंबर 2019 के बाद बताएं वेरी नेक्स्ट जून किस ईयर में फॉल कर रहा है, ये बताएं। आपके पास जून आ रहा होगा 2020 में, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, टैक्स ईयर 2020 कहला रहा होगा। ठीक है। अब इस केस में बताएं ये आपका टैक्स ईयर खत्म हुआ 30 सितंबर 2024। इस तारीख के बाद जून कब आ रहा है? 25 में। तो ये क्या कहलाएगा, टैक्स ईयर 2025 कहला रहा होगा। तो रिमेंबर ईयर एंड होने के बाद सॉरी, ईयर एंड होने के बाद जो हमारा नेक्स्ट जून जिस ईयर में फॉल कर रहा होगा हम इसको उसी ईयर से क्या कर रहे होंगे, डिनोट कर रहे होंगे। इज दैट क्लियर? और ये सारे के सारे कौन से हैं, स्पेशल टैक्स ईयर हैं। क्यों? बिकॉज दे आर नॉट एंडिंग ऑन 30 जून। जो 30 जून पे खत्म नहीं हो रहा उसके अलावा खत्म हो रहा है कहीं पे भी, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, स्पेशल टैक्स ईयर कहलाएगा। और डिनोट करने का क्या असूल होगा कि ईयर एंड के बाद नेक्स्ट जून जिस ईयर में फॉल कर रहा होगा हम उसको उसी साल से क्या कर रहे होंगे, शो कर रहे होंगे। तो अब तक हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि नॉर्मल टैक्स ईयर क्या होता है। व्हाट इज नॉर्मल टैक्स ईयर? वो टैक्स ईयर जो 30 जून पे खत्म होता है उसे हम क्या कहते हैं, नॉर्मल टैक्स ईयर कह रहे होते हैं। उसको हम जिस साल खत्म होता है उसी साल में रिलेट करते हैं। और स्पेशल टैक्स ईयर क्या है, जो नॉर्मल के अलावा है, मतलब नॉर्मल है 30 जून पे एंड होने वाला, कोई भी टैक्स ईयर जो 30 जून के अलावा अगर किसी डेट पे एंड होगा उसे हम क्या कह रहे होंगे, उसे हम स्पेशल टैक्स ईयर कह रहे होंगे। और उसको डिनोट करने का, उसको शो करने का असूल क्या है, तरीकेकार क्या होगा, ईयर एंड के बाद नेक्स्ट जून जिस ईयर में फॉल कर रहा होगा उससे उसको शो कर रहे होंगे। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सारा क्लियर है, याद हो गया है, इसको रट्टे मारने की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट याद हो गया है। आगे हम बात करते हैं ट्रांजिशनल टैक्स ईयर की। अब ट्रांजिशनल टैक्स ईयर को ना समझने के लिए जरा स्लाइड्स के ऊपर गौर कीजिएगा। आपको स्लाइड्स जब मैं मूव कर रहा हूं ट्रांजिशन समझ आती है कि ट्रांजिशन क्या हो रही है। जब मैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में दाखिल हो रहा हूं तो इसे हम क्या कहते हैं, इसको हम ट्रांजिशन कह रहे होते हैं। ऐसे ही है ये जो स्लाइड्स आप कह रहे हैं ना, जो स्लाइड्स की तारीफ कर रहे हैं, स्लाइड्स वाकई अच्छी बनाई है, मकसद के साथ है ताकि चीजें आपको समझ आए।
ट्रांजिशन क्या होती है? जब हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में दाखिल हो रहे होते हैं तो जो बीच में एरिया आता है वो हमारा क्या कहलाता है? ट्रांजिशन कहलाता है। ऐसे ही है। अब ट्रांजिशनल टैक्स ईयर क्या होगा उसको देखने। फॉर एग्जाम्पल, अब हर बच्चे को ना मेजोरिटी ट्रांजिशनल टैक्स ईयर जो है वो बड़ा मुश्किल लगता है कि यार ये पता नहीं क्या बला है क्या बला नहीं है। इसको जरा देखते हैं। आप पहले ऑलरेडी आप यूज कर रहे हैं नॉर्मल टैक्स ईयर, मतलब दैट वाज फ्रॉम 1 जुलाई 2023 और खत्म होगा जाके 30 जून 2024 को। आप नॉर्मल टैक्स ईयर में जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं, आप नॉर्मल टैक्स ईयर जो है वो यूज कर रहे हैं। और एक चीज याद रखिएगा कि बाय डिफॉल्ट, याद रखिएगा बाय डिफॉल्ट जो है वो हमारा क्या होता है? हमेशा नॉर्मल टैक्स ईयर ही होता है बाय डिफॉल्ट। आप जब भी जाएंगे, आप एफबीआर में रजिस्टर्ड होंगे, जो आपको टैक्स ईयर अलॉट किया जाएगा वो हमेशा क्या होगा? हमारा नॉर्मल टैक्स ईयर ही कंसिडर हो रहा होता है। आप इस्तेमाल कर रहे थे नॉर्मल टैक्स ईयर, आपने कहा नहीं यार नॉर्मल टैक्स ईयर जो है ये तो मुश्किल है। आप कमिश्नर के पास गए, अप्रूवल लिया, आपको अप्रूवल वगैरह मिल गया, आप चले गए, आपने कहा ठीक है जी अब मुझे क्या चाहिए? स्पेशल टैक्स ईयर दैट विल बी फ्रॉम 1 जनवरी 2025 और अब से ऑनवर्ड आप जनवरी से लेके दिसंबर तक की जो है वो कैलकुलेशन करेंगे। आप ऑलरेडी जो है थे नॉर्मल टैक्स ईयर पे थे, अब न्यू आपने क्या ले लिया है? ट्रांजिशनल टैक्स ईयर ले लिया। अब चूंकि आप ओल्ड पे थे ऑलरेडी, जब आपका ये ईयर एंड होगा आप इसकी रिटर्न जो है वो जमा करवा देंगे, इस पीरियड का रिकॉर्ड जो है वो जमा करवा देंगे। ठीक है जी, ये पीरियड है, इस 12 महीने की ये इनकम है, इसके ऊपर ये टैक्स बनता है, आप क्या करेंगे? आप सबमिट करवा देंगे। और मुस्तकबिल में फिर इस तारीख से लेके इस तारीख तक जो भी इनकम कमाएंगे उसके ऊपर जो भी टैक्स होगा वो रिटर्न जमा करवा देंगे। ये कहानी कितनी आसान है ना, कि मतलब इस टैक्स की भी रिटर्न जमा करा दी, इसका भी जो है वो हमने दे दिया, उसकी भी हमने जमा करवा दी, वो भी दे दिया। ये क्लियर है। अब हम नॉर्मल से कहाँ गए हैं? हम स्पेशल पे, हम स्पेशल से नॉर्मल भी आ सकते हैं, मतलब टैक्स ईयर चेंज कर रहे हैं। अब आप खुद देखें, जब हमने टैक्स ईयर चेंज किया है, जब हमने टैक्स ईयर स्विच किया है, इस तब्दीली की वजह से ये 1 जुलाई 2024 से लेके 31 दिसंबर 2024, क्या ये टाइम पीरियड बीच में जनरेट नहीं हुआ? जब हमने टैक्स ईयर चेंज किया है, इस टैक्स ईयर चेंज करने की वजह से क्या ये टाइम पीरियड बीच में जनरेट नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? क्या जो ये 6 महीने बीच में जनरेट हुए हैं ये वाले, क्या इन 6 महीनों में हमने कोई कारोबार नहीं किया होगा? हमने कोई इनकम नहीं कमाई होगी? हमने कारोबार भी किया होगा, इनकम भी कमाई होगी, तो क्या इस इनकम का रिकॉर्ड नहीं देना? बताएं, क्या ये टाइम पीरियड जनरेट हुआ है कि नहीं हुआ? द आंसर इज यस, टाइम पीरियड जनरेट हुआ है। इस इनकम का रिकॉर्ड क्या दिया जाएगा? द आंसर इज यस, इस इनकम का रिकॉर्ड दिया जाएगा। तो ये जब हमने टैक्स ईयर यहाँ से यहाँ पे गए, उसकी वजह से जो ये गैप जनरेट हुआ, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम ट्रांजिशनल टैक्स ईयर कहते हैं। कि चेंज करने की वजह से जो बीच में ये तब्दीली आई है, जो बीच में गैप जनरेट हुआ है, वो हमारा क्या कहलाएगा? वो हमारा ट्रांजिशनल टैक्स ईयर कहला रहा होगा। इज दैट क्लियर? इसको डिनोट करने का तरीकाकार वही है, ईयर एंड के बाद नेक्स्ट जून। तो नॉर्मल टैक्स ईयर क्या होता है समझ आ गई भाई? साथ रिस्पोंड किया करें, कब्रिस्तान वाली वाइब्स आती है। मैंने कल से आके ना कहना करना है अस्सलाम वालेकुम या अहलुल कबूर, फिर अच्छे रहेंगे। रिस्पोंड किया करें। नॉर्मल टैक्स ईयर क्या होता है? क्लियर है। स्पेशल टैक्स ईयर क्या होता है? क्लियर है। ट्रांजिशनल टैक्स ईयर क्या होता है? ये भी क्लियर है। ये तीनों क्लियर है।
ऑल गुड, ऑल ओके। अब हम चलते हैं आगे। अब माइंड में क्वेश्चन आता है कि यार ये टैक्स ईयर चेंज कैसे होगा। मतलब अभी हमने बात की है कि नॉर्मल टैक्स ईयर से बंदा स्पेशल पे जा सकता है, आप एक स्पेशल से किसी और स्पेशल पे जा सकते हैं, आप स्पेशल से वापस जो है वो नॉर्मल पे जा सकते हैं। इसका मतलब आप टैक्स ईयर अपना चेंज कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ये टैक्स ईयर चेंज कैसे किया जाएगा, इसका जो है वो प्रोसीजर क्या होगा वो हमने देखना है। ये पेपर में 4 से 5 नंबर का सवाल आता है और ये आपको पास पेपर में टू बी वेरी एग्जैक्ट 3 दफा सवाल मिलेगा पास पेपर में, फ्रॉम ऑटम फ्रॉम स्प्रिंग 2009 टिल लास्ट अटेम्प्ट। 3 से 4 दफा सवाल ये पूछा गया हुआ है। ये जो जिन बच्चों को पास पेपर की बुक्स डिलीवर होंगी उसमें चैप्टर वाइज पास पेपर सॉर्टेड है, आप उससे देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, अब टैक्स ईयर चेंज करने का तरीकेकार क्या है इसको समझिएगा। आप इसको अपनी जबान में भी लिख सकते हैं, इसमें कोई सच कबाहत वगैरह नहीं है। कोशिश कीजिएगा नियर टू दीज लाइंस लिखा जाए। टैक्स ईयर चेंज, पहली बात है, हो सकता है आप नॉर्मल से स्पेशल में भी जा सकते हैं, आप स्पेशल से किसी और स्पेशल में जा सकते हैं, आप स्पेशल से वापस जो है वो नॉर्मल पे जा सकते हैं। तरीकेकार क्या है जरा देखिएगा, सोचिएगा। आप सबसे पहले जाएंगे, आप क्या करेंगे, कमिश्नर को अप्लाई करेंगे। ये जो कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू होगा, मतलब जो एफबीआर का बड़ा अफसर होगा, उसको जाके आप क्या करेंगे, आप उसको अप्लाई करेंगे, आप उसको दरख्वास्त देंगे, आप उसको एप्लीकेशन देंगे, आप बताएंगे जी आप क्या करवाना चाह रहे हैं, आप नॉर्मल से स्पेशल में जाना चाह रहे हैं, आप स्पेशल से नॉर्मल में आना चाह रहे हैं, आप एक स्पेशल से किसी और स्पेशल में आना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम जाके कमिश्नर को अप्लाई कर रहे होंगे। जब कमिश्नर को अप्लाई करेंगे ना, जब उसको दरख्वास्त दे देंगे, बता दिया जी हम नॉर्मल से स्पेशल या स्पेशल से नॉर्मल एंड ऑल दिस टाइप ऑफ थिंग बताएंगे। इस दरख्वास्त में हम क्या करेंगे, हम अपनी कंपेलिंग नीड शो करेंगे। हम बताएंगे हमारी जरूरत क्या है, व्हाई वी रियली वांट टू चेंज टैक्स ईयर, हम टैक्स ईयर क्यों चेंज करना चाह रहे हैं, वो हम क्या करेंगे, हम उसको शो कर रहे होंगे। हम अपनी जरूरत जो है वो बताएंगे, अपनी नीड शो करेंगे। अब जब कमिश्नर के पास दरख्वास्त आ गई है ना, जब कमिश्नर के पास एप्लीकेशन आ गई है, तो कमिश्नर के पास अब ऑप्शन है। अब कहानी है कमिश्नर की कोर्ट में क्या, या तो वो क्या कर देगा, वो इस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, दरख्वास्त एक्सेप्ट कर ली। दरख्वास्त एक्सेप्ट करने का मतलब क्या है, आपने एप्लीकेशन दी, आपने अपनी जरूरत बताई, कमिश्नर जो है वो आपके तमाम ज़रूरत से सेटिस्फाई हो गया, उसने कहा ठीक है जी अप्रूव है, उसने दरख्वास्त एक्सेप्ट की। एक्सेप्ट करने के बाद उसने ऑर्डर जारी कर दिया कि इस बंदे का आज से टैक्स ईयर जो है वो चेंज कर दिया जाए। पहला तो कमिश्नर के पास ऑप्शन ये है कि वो आपकी दरख्वास्त एक्सेप्ट कर दे। सेकंड उसके पास ऑप्शन क्या है, आप कि वो आपकी दरख्वास्त जो है वो क्या कर सकता है, वो रिजेक्ट कर सकता है। ओके, दौड़ दो, नहीं एक्सेप्टेड, रिजेक्टेड। लेकिन ऐसे नहीं कि मुंह उठा कर रिजेक्ट कर दिया जी, दिल में रिजेक्ट कर दिया। वो आपकी दरख्वास्त रिजेक्ट करने से पहले क्या करेगा, आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड प्रोवाइड करेगा, आपको बुलाएगा, आपको सुनवाई का मौका देगा। जी आए बताएं क्या है, हम आपकी दरख्वास्त रिजेक्ट करना चाहते हैं, बताएं कर दें। आपको प्रॉपर सुनेगा, सुनने के बाद कहेगा चल वे जा, कैंसिल जा, तेरी मेरी दोस्ती खत्म हो गई है। तो वो मतलब कैंसिल करने से पहले भी आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड प्रोवाइड करेगा। तो रिजेक्ट कर दे, आपकी दरख्वास्त रिजेक्ट कर दे, आपका टैक्स ईयर चेंज अगर नहीं करे तो आप मायूस होंगे, आपके खिलाफ फैसला आया तो आप कमिश्नर के अगेंस्ट क्या कर सकते हैं, आप अपील में जा सकते हैं।
आप अपील में जाएंगे एफबीआर के पास, बोर्ड के पास, आप जाके बोर्ड को अपील दायर करेंगे कि जी सारी ये इन्हें बंदा बनाए, इन्होंने मेरी दरख्वास्त रिजेक्ट कर दी, ये मेरी दरख्वास्त थी, ये इन्होंने रिजेक्ट कर दी है। आप अपना केस बोर्ड में ले जाएंगे, आप अपनी अपील जो है दाखिल करेंगे, और जो बोर्ड का फैसला होगा वो फाइनल होगा, वो किसी भी कोर्ट में उसके खिलाफ आप अपील में नहीं जा सकते। एक और चीज याद रखिएगा कि समटाइम्स क्या होता है, इसको ध्यान से फोकस होकर सुनिएगा, कि समटाइम्स क्या होता है कि कमिश्नर ने ऑलरेडी आपका टैक्स ईयर चेंज किया होता है, पहले से ही आपका टैक्स ईयर जो है वो चेंज है, वो तब्दील है, मतलब उसने आपको ऑलरेडी फैसिलिटेट किया हुआ है, उसने आपको कोई स्पेशल टैक्स ईयर अलॉट किया हुआ है। अब वो चाहता है कि उसने जो आपको फैसिलिटी दी हुई है, जो उसने आपका टैक्स ईयर चेंज किया हुआ है, वो उस फैसिलिटी को विदड्रॉ कर ले। वो उसको क्या करना चाहता है, वो इसको विदड्रॉ करना चाहता है। अगर वो उसको विदड्रॉ करना चाहे, वो जो उसने आपको फैसिलिटेट किया हुआ है, वो जो उसने आपको फैसिलिटी दी हुई है, तो ऐसे नहीं कि जी आप रात को गए हैं तो आपका टैक्स ईयर स्पेशल था, सुबह उठे कि जी सरप्राइज आपका टैक्स ईयर मैंने चेंज कर दिया, ये कैमरे में हाथ लाते, ऐसे नहीं होगा। बल्कि अगर वो आपको ये जो उसने ऑलरेडी फैसिलिटी दी हुई थी, अगर वो ये कैंसिल करना चाहेगा, तो उसके लिए भी क्या करेगा, पहले आपको बुलाएगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड प्रोवाइड करेगा, फिर कहेगा कैंसिल। तो ये पूरा प्रोसीजर है टैक्स ईयर चेंज करने का। तो क्या होगा, आप सबसे पहले सिंपल प्रोसीजर, सिंपल वर्ड्स में याद रखें, आप सबसे पहले जाएंगे कमिश्नर को अप्लाई करेंगे, एप्लीकेशन देंगे, उस एप्लीकेशन में अपनी कंपेलिंग नीड शो करेंगे कि व्हाई यू रियली वांटेड टू चेंज दैट टैक्स ईयर। अब जब कमिश्नर के पास दरख्वास्त आ गई, तो कमिश्नर के पास दो ऑप्शन है, या तो वो उसको एक्सेप्ट करेगा या वो उसको रिजेक्ट करेगा। अगर वो उसको एक्सेप्ट कर ले आपकी एप्लीकेशन को, तो फिर क्या करेगा, वो उसी वक्त एक ऑर्डर पास कर देगा जिसमें लिख दिया जाएगा कि फ्रॉम दिस डेट इस बंदे का टैक्स ईयर जो है वो क्या हो गया है, चेंज हो गया है। और टैक्स ईयर चेंज हो रहेगा, फिर फ्यूचर में आप सारा जो है नए टैक्स ईयर के मुताबिक अपने रिटर्न्स वगैरह सबमिट करवा रहे होंगे। सेकंड उसके पास ऑप्शन है, वो कहता है यार नहीं मैं रिजेक्ट कर दूंगा, वो आपकी दरखास्त जो है वो रिजेक्ट कर देता है। जब आपके वो दरखास्त रिजेक्ट करता है, तो ऐसे रिजेक्ट नहीं करेगा, बल्कि पहले बुलाएगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड प्रोवाइड करेगा, सुनने सुनाने के बाद बैठा होगा, जब आप अपनी पूरी दुख वाली कहानी सुना दे, कहेगा ओके कैंसिल। कैंसिल उसे फिर भी कर देना है। जब वो आपकी दरखास्त कैंसिल कर देगा, रिजेक्ट कर देगा आपकी एप्लीकेशन, तो आप क्या करेंगे, उसके अगेंस्ट अपील के पास जाएंगे। और अपील में कहाँ जाएंगे, आप एफबीआर के पास जाएंगे। एफबीआर का फैसला जो है वो क्या होगा, फाइनल होगा। एफबीआर के अगेंस्ट आप कहीं भी अपील दाखिल नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर? तो ये है हमारा सारा मेथड टैक्स ईयर चेंज करने का। जी जनाब, ये क्लियर है, समझ आ गई? और भाई एक साल में एक दफा टैक्स चेंज होता है, ये तो नहीं ना आप जब दिल करें मुंह उठा के जी टैक्स ईयर चेंज कर रहा है, क्यों दिल कर रहा था, ऐसे नहीं होगा। भाई कंपेलिंग नीड है, प्रॉपर बताना पड़ता है कि क्यों टैक्स ईयर चेंज हो रहा है, क्यों टैक्स ईयर चेंज नहीं हो रहा। अब फैसिलिटी विड्रॉ होगी, फैसले से इनकार है, आप अपील कर सकते हैं। तो टैक्स ईयर क्लियर हो गया। तो ये पहला क्वेश्चन है आपका, जो आपको पास्ट पेपर में मिलेगा इस टॉपिक में से। अराउंड 6 से 7 सवाल जो हैं वो टैक्स ईयर के बारे में आए हुए हैं, इसमें से 3 दफा सवाल जो है वो डायरेक्टली जो है इसके बारे में आया हुआ है, अपना चेंज ऑफ टैक्स ईयर में, कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा, इसको डोनेट कैसे करना है। और डोनेशन नहीं, और मम्मा इसका मतलब होता है चंदा देना, डोनेशन। अजीब, मतलब हमारा पीएम अगर भिखारी है तो हमारी पूरी अवाम ही चली गई डोनेशन के ऊपर। की लोग हो यार, कौन लोग हो तुसी, मनूस किया है मुझे यार। उठा ले रे देवा, मेरे को नहीं, इनको उठा ले। डिनोट, ट्रांजिशनल टैक्स ये डिनोट करेंगे ईयर एंड के बाद, जिस डेट के ऊपर आ रहा होता है। आगे चले।
या माइंड तो नहीं किया कि आपको थोड़ी सी मैंने बेइज्जती कर दी है? तो माइंड कर भी ले क्या कर लेगा, तेरे पास तो माइंड है ही नहीं। नहीं कर भी ले क्या कर लेगा, क्लास छोड़ देगा, छोड़ जा यार, जा जा जा, सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। तू छोड़ के जा, वहां बैठी हुई है, तू निकल तो सही एक दफा। फिर ये ना कहीं मुझे क्यों निकाला। चलें जी, आगे बात करते हैं। पर्सन किसे कहते हैं? पर्सन किसे कहते हैं बताएं, व्हाट इज पर्सन? पर्सन कौन होता है? आप बता दिया करो। देखा, मुझे पता था ये बंदा ही बताएंगे कि पर्सन बंदे को कहते हैं। ये थोड़ा बहुत इन्होंने पहले पढ़ा होता है जिंदगी में, किसी अच्छी जगह से, किसी अच्छी जगह से अंग्रेजी पढ़ी होती है, पता होता है कि पर्सन सिर्फ बंदे को नहीं कहते। पर्सन को टेक्स्ट में हमने एक्सप्लेन किया हुआ है कि पर्सन क्या होता है, उसको हम देखते हैं। पर्सन सिर्फ बंदा नहीं है। आज तक सिर्फ पर्सन बंदा था, लेकिन जब भी टेक्स्ट में, आप टेक्स्ट जब भी पढ़ रहे हैं, टेक्स्ट में जब भी पर्सन का वर्ड आएगा ना, पर्सन का वर्ड लिखा होगा, तो सिर्फ उसका मतलब बंदा नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, इंडिविजुअल। और आपको पता है इंडिविजुअल में मैन आता है और वुमेन आती है। कंपनी वॉइस का पार्ट बनता है। एओपी एसोसिएशन ऑफ पर्सन वॉइस का पार्ट बनता है। और जो गवर्नमेंट है, जिसमें फेडरल गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट्स की पॉलिटिकल सब डिविजन या पब्लिक ऑफिसेज, ये इसमें आ रहे होते हैं। तो ये है हमारा पर्सन। पर्सन का जब भी वर्ड आएगा, पर्सन का जब भी वर्ड लिखा हुआ आएगा, उसका मतलब सिर्फ बंदा नहीं होगा या बंदी नहीं होगा। उसका मतलब बंदा भी है, बंदी भी है, कंपनी भी है, एओपी भी है, गवर्नमेंट भी है। तो पर्सन में ये चार लोग शामिल होंगे। इज दैट क्लियर? अब इंडिविजुअल के बारे में पता है कि आपको इंडिविजुअल कौन होता है और कौन नहीं होता, मैन एंड वुमेन। ठीक है। गवर्नमेंट की बात करें, वो पता नहीं फेडरल गवर्नमेंट हमारी कौन सी है, वो वफाकी हुकूमत जो इस्लामाबाद में बैठी हुई है, जो हमारा एक प्राइम मिनिस्टर एंड ऑल दिस टाइप ऑफ चीजें पता है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट आपको पता है कि जी हमारे सूबाई हुकूमत होती हैं। फॉरेन गवर्नमेंट्स यूके की, यूएसए की, टर्की की, ये होती हैं फॉरेन गवर्नमेंट। और पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट्स, मतलब फॉर एग्जांपल लंदन की आप लोकल गवर्नमेंट उठा के देख लें, इनकी पार्ट उठा के देख लें, वो इसके पार्ट होगी। पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है WHO हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, ये जो इदारे बड़े बड़े होते हैं, यूनेस्को हो गया, यूनिसेफ वगैरह हो गया, तो ये इदारे जो हैं वो इसका पार्ट बन रहे होते हैं। सो ये है हमारे पास, मतलब हमें पता है पर्सन क्या होता है और हमें पता है गवर्नमेंट क्या होता है। अब हमारे पास दो रह गई हैं। एक है हमारे पास के एओपी क्या होता है, और दूसरा है हमारे पास कंपनी क्या होता है। इसको हमने क्या करना है, यहाँ पे देखना है। अब सबसे पहले बात करते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन की, कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन का क्या मतलब है। आप लोगों ने बिजनेस लॉ पढ़ा होगा या पढ़ रहे होंगे। पार्टनरशिप का अंदाजा है कि पार्टनरशिप किसे कहते हैं? तो अगर आपको पार्टनरशिप का पता है, तो फिर आपको एओपी का भी पता होगा कि एओपी क्या है या एसोसिएशन ऑफ पर्सन क्या होती है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन इंक्लूड्स, उसमें क्या कुछ शामिल होगा, अ फर्म। और ये फर्म कौन सी है? जो पार्टनरशिप फर्म है वो इसमें आती है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जो हिंदू फैमिलीज होती हैं जो बिजनेस कर रही होती हैं, फैमिली ओरिएंटेड, वो इसमें आ रहा होता है। कोई भी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, कोई भी पर्सन जो है, जो आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया है एज एओपी, वो इसमें आ रहा होगा। या कोई भी एसोसिएशन, कोई भी फॉरेन एसोसिएशन जो एज एओपी क्रिएट हुई है, वो इसमें आ रही होगी, बट डज नॉट इंक्लूड। सिर्फ इसमें कौन नहीं आएगा? कंपनी नहीं आएगा। कंपनी के अलावा ये सात चीजें क्या होंगी आपकी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन कहला रही होंगी। एक्सेप्ट कंपनी, ये क्या है आपकी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो है वो ट्रीट हो रही होती है। इज दैट क्लियर? अब पेपर में एओपी की डेफिनेशन तो वैसे आज तक नहीं आई, लेकिन अगर आपके आ जाए तो आपको जो है वो चल जाएगा पता कि एओपी क्या होती है। सिंपल एओपी में क्या कुछ शामिल है, फर्म, हिंदू अनवर्ल्ड फैमिली, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन या एनी बॉडी ऑफ पर्सन
क्रिएटेड अंडर एनी फॉरेन लॉ एक्सेप्ट कंपनी, ये हमारी क्या है, ये हमारी एओपी कहला रही होती है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन कहला रही होती है। रिमेंबर आपके टैक्स के सिलेबस में ना जो टैक्सेशन है हमारी वो कौन सी है, इंडिविजुअल एंड एओपी, इन दोनों की टैक्सेशन जो है वो हमारे सिलेबस का पार्ट है। कंपनी जो है वो हमारी सिलेबस का पार्ट नहीं है। अगर आपको कंपनी की टैक्सेशन पढ़नी है तो आपको CFF 5 में जाना पड़ेगा, और CFF 5 में जाने के लिए आपको 740 साल का इंतजार करना पड़ेगा, फिर जाके कोई 740 साल के बाद आप CFF 5 में जाएंगे, तो वहां पे जाके आप कंपनी की टैक्सेशन पढ़ लीजिएगा। हालांकि अब वो बात बहुत दूर है, इसलिए हम कंपनी को छोड़ते हैं, हम इंडिविजुअल और एओपी की बात करते हैं। फर्म का मतलब क्या होता है, लॉ वाली फर्म है, व्हेन 2 और मोर पर्सन एग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस, उसे हम क्या कहते हैं, फर्म कह रहे होते हैं। तो डेफिनेशन इसको रीड आउट कर लीजिएगा 2 से 3 दफा, इसको याद करने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कंपनी। कंपनी क्या होता है, एक होती है कंपनी जो दोस्तों की होती है, वो बकवास कंपनी होती है। उसके अलावा वाली कंपनी की हम बात करते हैं। कंपनी का मीन्स क्या है, कंपनी क्या देखते हैं, कंपनी का मतलब है वो कंपनी जो कंपनीज एक्ट 2017 के मुताबिक डिफाइन की गई है टैक्स में, उसको कंपनी मतलब। हमारे मुल्क में कंपनी की इनकॉर्पोरेशन से कंपनी की रजिस्ट्रेशन के मुताबिक एक कानून है, जिसे हम क्या कहते हैं, कंपनीज एक्ट कह रहे होते हैं। एक वो है जो कंपनीज एक्ट ने एक्सप्लेन की है कि ये हमारी कंपनीज कहला रही होती हैं, ठीक है। टैक्स वाले कहते हैं वो तो है, लेकिन टैक्स वालों ने अपनी भी डेफिनेशन दी है कि हमारे मुताबिक ये चीजें जो है वो किसका पार्ट बनेंगी, वो कंपनी का पार्ट बन रही होंगी। अब वो कौन कौन सी है, इसमें स्मॉल कंपनी जो कंपनीज एक्ट में है वो आएगी, स्मॉल कंपनी जो फॉर्म होती है वो इसमें आ रही होगी, जो भी हमारी बॉडी कॉर्पोरेट है पाकिस्तान में किसी भी कानून के मुताबिक फॉर्म हुई है वो भी कंपनी कंसिडर होगी, मुदारबा ये भी कंपनी कंसिडर होती है। उसके अलावा कोई भी ऐसी बॉडी, कोई भी ऐसी एसोसिएशन जो क्रिएट हुई है अंडर द लॉ ऑफ अ कंट्री आउटसाइड पाकिस्तान रिलेटिंग टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, मतलब पाकिस्तान से बाहर वो क्रिएट हुई है लेकिन एज अ कंपनी ही रजिस्टर्ड हुई है, तो पाकिस्तान में भी क्या होगी, पाकिस्तान में भी वो एज अ कंपनी ही क्रिएट हो रही होगी। फॉर एग्जाम्पल गूगल यूएसए में एज अ LLC के तौर के ऊपर रजिस्टर्ड है, एज अ LLC के तौर के ऊपर चल रही है, तो यहाँ पे भी कंपनी ट्रेड होगी। उसके अलावा अमेजोन ले ले, वहां भी कंपनी है, यहाँ भी कंपनी ट्रेड होगी। तो कोई भी कंपनी जो किसी भी मुल्क में एज अ कंपनी के तौर पे रजिस्टर्ड है या उस कानून के मुताबिक रजिस्टर्ड है जो कंपनी की इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड था, तो वो भी क्या होगी, यहाँ पे कंपनी कंसिडर हो रही होगी, ठीक है। उसके अलावा कोई भी फॉरेन एसोसिएशन, कोई भी गैर मुल्की इदारा, चाहे वो इनकॉर्पोरेटेड है या नहीं, अच्छा जहां पे भी इनकॉर्पोरेटेड का वर्ड आपको नजर आ जाए ना, जहां पे भी आपको इनकॉर्पोरेटेड का वर्ड नजर आ जाए, इनकॉर्पोरेट का मतलब होता है कि रजिस्टर्ड एज अ कंपनी। कोई भी फॉरेन एसोसिएशन, कोई भी फॉरेन अदारा, चाहे वो एज अ कंपनी के तौर के ऊपर रजिस्टर्ड है या नहीं है, लेकिन अगर वो पाकिस्तान में आ गया है और हमारे बोर्ड ने, हमारे FBR ने बाय जनरल ऑर्डर, बाय स्पेसिफिक ऑर्डर, बाय स्पेशल ऑर्डर अगर उस इदारे को कह दिया कि तुम कंपनी हो, तो वो कंपनी ही ट्रीट होगा। वो कहेगा जी मैं कंपनी नहीं हूँ, क्योंकि हमने कह दिया ना तुम कंपनी हो, इसका मतलब है ये क्या होगा, ये हमारा कंपनी ही ट्रीट हो रहा होगा। इसके अलावा प्रोविंशियल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, ये भी कंपनी होती हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गई, फाइनेंस सोसाइटी वगैरह हो गई, ये भी कंपनी ट्रीट होती हैं। जितनी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये भी कंपनी ट्रीट होती हैं। उसके अलावा जो ट्रस्ट फॉर्म होते हैं वो भी हमारे क्या होते हैं, कंपनी वगैरह ट्रीट हो रहे होते हैं। तो ये कंपनी की डेफिनेशन है। कंपनी की ये डेफिनेशन है। तो ये डेफिनेशन जो है, द बेस्ट थिंग इज दैट आप इसको 3 से 4 दफा रीड आउट करें और आगे मूव करें। पेपर में कंपनी की डेफिनेशन, डिफाइन कंपनी पूछे जाने के चांसेस जो हैं वो इतने ज्यादा मतलब हाई नहीं होते, बट आपने इसको 2 से 3 दफा पढ़ना है, कंपनी क्या होती है और क्या नहीं होती। अब कंपनी से आगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना डेफिनेशन, वो है कंपनी के टाइप्स की। कंपनी से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो कंपनी के टाइप्स है। रिमेंबर, कंपनी से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, कंपनी के टाइप्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
रिमेंबर कंपनी की टाइप्स के ऊपर ना हमारा पूरा एक चैप्टर बेस करता है जो हमारा कहलाएगा कैपिटल गेन्स। उस पूरे चैप्टर में टैक्सेशन जो है वो कंपनी के टाइप के ऊपर क्या हो रही है, बेस कर रही होती है। अब कंपनी की हमारे सिलेबस में ना दो टाइप्स हैं, एक हमारे पास कहलाती है पब्लिक कंपनी, दूसरी हमारे पास कहलाती है प्राइवेट कंपनी। एक हमारे पास पब्लिक कंपनी है और दूसरी हमारे पास क्या है, दूसरी हमारे पास प्राइवेट कंपनी है। ये दो टाइप्स आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए, जो सबसे मुश्किल डेफिनेशन है ना, अगर पेपर में खुदा ना खास्ता अल्लाह करे आपको आ जाए, वो है प्राइवेट कंपनी। जब प्राइवेट कंपनी की अगर आपको डेफिनेशन आ गई ना, तो आपकी आंखों में आंसू आ जाने कि आई क्या अपने आपके साथ क्या जुल्म किया है, एग्जामिनर ने क्या जुल्म किया है, इतनी मुश्किल डेफिनेशन उसने पूछ ली है कि प्राइवेट कंपनी क्या होती है। अब प्राइवेट कंपनी क्या है, सबसे मुश्किल, मतलब पूरे टेक्स्ट में जो सबसे मुश्किल डेफिनेशन है ना, वो प्राइवेट कंपनी की है। मैं तो कहता हूँ अगर ये किसी को याद होगी ना, तो वो समझे वो डैम जीनियस है। वो जीनियस है, वो तो आइंस्टाइन से ऊपर का आदमी है, जल्दी ऊपर पहुंच जाएगा आइंस्टाइन के पास, वो इतना जीनियस आदमी है। वो क्या है, प्राइवेट कंपनी कि कोई भी ऐसी कंपनी जो पब्लिक कंपनी नहीं है, वो प्राइवेट कंपनी है। सी, इतनी मुश्किल डेफिनेशन है ये। क्या कंपनी which is not a private company, which is not a public company, is known as a private company। अगर ये आपको याद हो गई ना, हो तो आपको 21 तोपों की सलामी मिलेगी, लेकिन जब तोप चलेगी आपको ऐसे करके आगे कर दिया जाएगा। खैर, नसीब नसीब की बात है। तो प्राइवेट कंपनी सबसे मुश्किल है। लेकिन कोई चीता आप में से ऐसा भी निकलेगा कि जब पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन उससे पूछी जाएगी ना पेपर में, तो वो लिख के आएगा अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी इज नोन एज पब्लिक कंपनी। फिर उसको लिए हम एक तकरीब अरेंज करेंगे ऐवान सदर में। हम आर्मी चीफ को बुलाएंगे, हम सदर पाकिस्तान को बुलाएंगे, हम प्राइम मिनिस्टर को बुलाएंगे, हम आज तक के तमाम आर्मी चीफ, पीएम, सीएम को बुलाएंगे, सिर्फ उस बंदे के लिए अगर जो पेपर में ये लिख के आया कि पब्लिक कंपनी वो है जो प्राइवेट कंपनी नहीं है। फिर उसको एक तमगा देंगे, उस तमगे के बाद उसको हम निशान हैदर पहनाएंगे और उसको रॉकेट लॉन्चर के साथ बांध के आसमान पे छोड़ाएंगे कि भाई ये काम तूने नहीं करना। अगर प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन जो है वो ये है कि क्या कंपनी विच इज नॉट अ पब्लिक कंपनी, इसका मतलब क्या है कि पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन जो है वो गिवन है, वो एक्सप्लेन्ड है, वो हमें याद करनी पड़ेगी। तो पब्लिक कंपनी क्या है, पब्लिक कंपनी को हमने देखना है, पब्लिक कंपनी को हमने समझना है, ये क्राइटेरिया समझना है। इसमें से कोई एक भी फुलफिल हो गया तो वो पब्लिक कंपनी जो है वो कंसीडर होगी। देखिए, टैक्स में बाय नेम फैसला नहीं होगा। अगर टैक्स में कोई कंपनी है, उसका नाम लिखा हुआ है जी एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, आप ये नहीं कहेंगे कि अगर नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ है तो ये प्राइवेट कंपनी है, ये ऐसा नहीं होगा। बल्कि हम फैसला करेंगे इस क्राइटेरिया के मुताबिक। वो क्राइटेरिया क्या है वो हमने देखना है, वो हमने समझना है कि कोई भी ऐसी कंपनी जिसके 50% या उससे ज्यादा शेयर हमारी फेडरल गवर्नमेंट के पास हो, तो ऐसी कंपनी को हम क्या करेंगे, ऐसी कंपनी को हम पब्लिक कंपनी मान रहे होंगे। कोई भी ऐसी कंपनी जिसके 50% या उससे ज्यादा शेयर्स हमारी फेडरल गवर्नमेंट के पास हो, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, पब्लिक कंपनी कहला रही होगी। या कोई भी ऐसी कंपनी जिसके 50% या उससे ज्यादा शेयर किसी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास हो, उसको भी हम क्या कहेंगे, पब्लिक कंपनी। मगर ये कंपनी है, इसके 53% शेयर्स जो हैं अगर केपी के गवर्नमेंट के पास है, अब बेशक नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ है, बट टैक्स पर्पस के लिए क्या कंसिडर होगी, पब्लिक कंपनी कंसिडर हो रही होगी। या कोई भी ऐसी कंपनी जिसके 50% या उससे ज्यादा शेयर किसी फॉरेन गवर्नमेंट के पास हो, ऐसी कंपनी को भी हम क्या मानेंगे, ऐसी कंपनी को भी हम पब्लिक कंपनी कंसीडर कर रहे होंगे। या उसके अलावा कोई भी ऐसी कंपनी जिसके 50% या उससे ज्यादा शेयर किसी फॉरेन कंपनी के पास हो, हमारे मुल्क में कंपनी है
उसके 50% या उससे ज्यादा शेयर्स किसी फॉरेन कंपनी के पास हैं, और ये फॉरेन कंपनी जो है ये 100% ओन्ड बाय फॉरेन गवर्नमेंट है, तो इस कंपनी को हम क्या मानेंगे? इस कंपनी को हम पब्लिक कंपनी मान रहे होंगे। या कोई भी ऐसी कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर रजिस्टर्ड थी, लिस्टेड थी, उसके शेयर्स जो है वो ट्रेड हो रहे थे, और ईयर एंड के ऊपर भी, मतलब आपका ईयर एंड है 30 जून, अगर वो इस डेट के ऊपर भी लिस्टेड रही, तो ऐसी कंपनी को हम क्या मानेंगे? पब्लिक कंपनी मान रहे होंगे। एक कंपनी है वो 11 महीने लिस्टेड रहती है, आखिरी महीने में डिलिस्ट हो जाती है, तो उसको हम पब्लिक कंपनी नहीं मानेंगे। क्राइटेरिया क्या है कि एट द एंड ऑफ द टैक्स ईयर, के मतलब जो साल का एंड है, आखिरी दिन है, अगर उस दिन भी वो लिस्टेड हुई तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम पब्लिक कंपनी कंसीडर कर रहे होंगे। उसके अलावा जो यूनिट ट्रस्ट वगैरह हमारे बने होते हैं, जिसके यूनिट्स जो हैं वाइडली अवेलेबल होते हैं पब्लिक को, वो भी हमारी क्या होगी? वो भी हमारी पब्लिक कंपनी कंसीडर हो रही होगी। इसमें से पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर बी, पॉइंट नंबर सी, ये वो 3 पॉइंट्स हैं जो आपके सिलेबस से रिलेट करते हैं, सिनेरियोज में होते हैं। आपका पूरा आगे चैप्टर आएगा कैपिटल गेन का, जो पब्लिक और प्राइवेट कंपनी के ऊपर बेस कर रहा होगा कि पब्लिक कंपनी क्या है, प्राइवेट कंपनी क्या है। अगर कोई कंपनी पब्लिक है उसकी टैक्सेशन चेंज हो जाती है शेयर्स के डिस्पोजल की, कंपनी प्राइवेट है उसकी जो है वो चेंज हो जाती है। तो ये पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन है, ये आपने जो है वो याद रखनी है। तो प्राइवेट कंपनी क्या होती है कि वो ऐसी कंपनी जो पब्लिक कंपनी नहीं है, वो हमारी क्या कहलाएगी? प्राइवेट कंपनी कहलाएगी। और पब्लिक कंपनी क्या है? कोई भी ऐसी कंपनी जिसके 50% या उससे ज्यादा शेयर जो है किसी पब्लिक कंपनी के पास हो, सॉरी फेडरल गवर्नमेंट के पास हो, कोई भी ऐसी कंपनी जिसके 50% या ज्यादा शेयर किसी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास हो, कोई भी ऐसी कंपनी जिसके 50% या उससे ज्यादा शेयर जो है किसी फॉरेन गवर्नमेंट के पास हो, कोई भी ऐसी कंपनी जिसके 50% या उससे ज्यादा शेयर किसी फॉरेन कंपनी के पास हो विच इज होली ओन्ड बाय फॉरेन गवर्नमेंट, या कोई भी ऐसी कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड है जिसके शेयर्स जो है ट्रेड हो रहे हैं और ईयर एंड के ऊपर भी वो लिस्टेड रहेगी, तो ऐसी कंपनी को हम क्या मानेंगे? पब्लिक कंपनी मान रहे होंगे। जो इनमें से किसी एक क्राइटेरिया को भी फुलफिल कर गई उसे हम क्या मानेंगे? उसे हम पब्लिक कंपनी मान रहे होंगे, वो हमारी पब्लिक कंपनी कंसिडर हो रही होगी। इज दैट क्लियर? उसके बाद है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? मतलब इंडिविजुअल के अलावा जो एओपी है या कंपनी है, अगर ये कोई एनजीओ, कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के तौर के ऊपर रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं, तो ये रजिस्टर्ड करवा सकते हैं अगर ये इन क्राइटेरियाज को फुलफिल कर लें। अगर इन क्राइटेरियाज को फुलफिल कर लें तो वो एज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर क्या कर सकते हैं? अपने आप को ट्रीट कर सकते हैं। क्या कोई भी ऐसा इदारा है, कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो है जो इस्टेब्लिश हुई है रिलीजियस, एजुकेशनल, चैरिटेबल या वेलफेयर या डेवलपमेंट पर्पस के लिए, मतलब आपने इदारा बनाया इन मकसद के लिए, आपने उसको रजिस्टर्ड करवाया है और आपने उसको एज अ एनपीओ के तौर के ऊपर रजिस्टर्ड करवाया है, और आप ने जाके उसके कमिश्नर से अप्रूवल ली है और कमिश्नर ने आपको अप्रूवल दे दी है विद द सब्जेक्ट टू सम कंडीशन। वो कंडीशन क्या है कि आप इस एनपीओ का कोई भी जो एसेट्स हैं, कोई भी इनकम है, अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर जब ये सारा कुछ हो रहा होगा तो आप क्या कहलाएंगे? एनपीओ कहला रहे होंगे। आपके पास पेपर में 2020 में सवाल आया हो, 21 में सवाल आया हुआ, वेस्ट बैंक 21 में, डॉक्टर जमाल वाला। वो सवाल स्ट्रेट फॉरवर्ड एनपीओ की डेफिनेशन थी कि अगर आपने एज अ एनपीओ के तौर के ऊपर रजिस्टर्ड होना है तो क्या क्राइटेरिया है। तो उसमें सिंपल आपने ये 3 बातें लिखनी थी कि हम वो इदारा बनाएं फॉर दिस पर्पस, उस इदारे को रजिस्टर्ड करवाएं, जाके उससे कमिश्नर की अप्रूवल लें, और इन प्रिस्क्राइब फॉर्म हम उसको एप्लीकेशन दें जिसमें तमाम डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है हमने लगवाए हों, और उसके इदारे के एसेट्स को हम अपने पर्सनल गेन के लिए यूज नहीं करेंगे, तो फिर हम क्या हो सकते हैं? एज अ एनपीओ के तौर के ऊपर रजिस्टर्ड हो सकते हैं। तो ये पेपर में आपको याद करनी पड़ेगी। गॉट इट? भाई जितना हमने पढ़ा है इससे रिलेटेड हम कुछ ये एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ प्रैक्टिस एग्जाम्पल। कहते हैं जी ब्रीफली स्टेट विद द रीजंस, आपने विद द रीजंस बतानी है कि जो नीचे कंपनी गिवन की गई हैं, क्या आप उन्हें पब्लिक कंपनी मानते हैं या नहीं मानते। ये चीज जो है ये आपने बतानी है कि यार ये पब्लिक कंपनी है भी क्या नहीं है, इसको हमने डिस्कस करना है। अब देखिए पहली एग्जांपल है
पीपीएल इज अ कंपनी। अब इस टॉपिक में से जो भी हम डेफिनेशन पढ़ के आए हैं उसमें से डेफिनेशन तो कम पूछता है, लेकिन इस तरह के सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं एग्जामिनर भाई साहब वो ज्यादा पूछ रहा होता है। अब ये सिनेरियो है, हमने रूल पढ़ लिया, पब्लिक कंपनी का क्राइटेरिया पढ़ लिया, अब हमने इस सिनेरियो के बेस के ऊपर बताना है इसे कि यार ये कंपनी पब्लिक है या नहीं है, अगर है तो क्यों है, अगर नहीं तो क्यों है। पहला है कि पीपीएल इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज ऑर्डिनेंस, पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हुई है एंड इज नॉट लिस्टेड ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज इन पाकिस्तान, और पाकिस्तान के किसी भी स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड नहीं है। ओके ठीक है, आगे देखते हैं कि 59% ऑफ शेयर्स इन पीपीएल आर हेल्ड बाय बीबीसी लिमिटेड। इस पीपीएल के 59% शेयर किसके पास है, बीबीसी लिमिटेड के पास है, और ये बीबीसी लिमिटेड जो है यूके में है और यूके की गवर्नमेंट 97% शेयर होल्ड कर रही है। तो बताओ पीपीएल पब्लिक कंपनी है क्या प्राइवेट कंपनी है, बताओ शाबाश। पीपीएल क्या होगी, प्राइवेट कंपनी होगी, बिकॉज हम पढ़ के आए हैं अभी कि फॉरेन कंपनी जो है वो 100% ओन्ड बाय फॉरेन गवर्नमेंट होनी चाहिए, ये तो 100% ओन नहीं है, इसलिए क्या कहलाएगी ये पीपीएल हमारी जो है प्राइवेट कंपनी कंसिडर हो रही होगी। उसके बाद सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं, XYZ लिमिटेड इज अ पब्लिक कंपनी। XYZ लिमिटेड एक पब्लिक कंपनी है, इनकॉर्पोरेट हुई है कंपनी ऑर्डिनेंस में, उसके शेयर्स पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड हो रहे थे फ्रॉम 1 अगस्त टू 29 जून। 29 जून को वो क्या हो गई है, डीलिस्ट हो गई है। अब आप खुद बताएं, हम अभी पढ़ के आए हैं कि ईयर एंड है मेरे पास 30 जून, 30 जून को लिस्टेड होना चाहिए था, ये तो उससे पहले डीलिस्ट हो गई है, तो इसलिए ये भी क्या कहलाएगी, मेरी प्राइवेट कंपनी कंसीडर हो रही होगी, इसे हम प्राइवेट कंपनी ट्रीट करेंगे। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास थर्ड, द प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ केपीके होल्ड्स 50% शेयर्स इन एबीसी लिमिटेड। केपीके की गवर्नमेंट के 50% शेयर्स जो हैं वो एबीसी लिमिटेड के होल्ड किए हुए हैं। अब पब्लिक कंपनी अंडर कंपनी ऑर्डिनेंस, एबीसी किसी भी स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड नहीं है, ठीक है, लिस्टेड नहीं है, ओके, लेकिन इस कंपनी के 50% शेयर्स केपीके के पास हैं, इसलिए ये हमारी क्या कहलाएगी, ये हमारी पब्लिक कंपनी कंसीडर हो रही होगी। ठीक है, उसके बाद है BRR इज अ पब्लिक कंपनी अंडर द कंपनी ऑर्डिनेंस 1984। 40% of the shares are held by federal government, 50% of shares are held by Saudi government and 9% of shares are held by individual। बताएं जी क्या ये पब्लिक कंपनी है कि नहीं है। अब हम पढ़ के आए थे क्राइटेरिया में कि 50% शेयर जो है पब्लिक गवर्नमेंट के पास हो, फॉरेन गवर्नमेंट के पास हो या फेडरल गवर्नमेंट के पास हो, तो अब इस केस में इसके 50% शेयर जो हैं वो फॉरेन गवर्नमेंट के पास मौजूद हैं। सिर्फ इस एक कैटेगरी की वजह से ये क्या कंसीडर हो जाएगी, ये हमारी पब्लिक कंपनी जो है वो कंसीडर हो रही होगी। तो वो डेफिनेशन में से अगर एक पॉइंट भी वैलिड हो गया तो वो हमारी क्या होगी, वो हमारी पब्लिक कंपनी जो है वो कंसीडर हो रही होगी। तो ये क्राइटेरिया इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको लेकर चल रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, briefly state with the reason whether Anderson Incorporation will be assessed as a company for Pakistan tax purpose। क्या हम इसको कंपनी मानेंगे कि नहीं, पब्लिक प्राइवेट नहीं पूछ रहा है, क्या हम इसको कंपनी भी मानेंगे कि नहीं मानेंगे, उसको देखते हैं। एंडरसन इनकॉर्पोरेशन एक पब्लिक कंपनी है, इनकॉर्पोरेट हुई है यूके के लॉ में, और पाकिस्तान में पिछले 50 साल से काम कर रही है। इसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट जो है वो पाकिस्तान में सिचुएटेड था। अगर ये यूके में कंपनी थी तो हमारे भी क्या होगी, यहाँ पे कंपनी ही कंसिडर हो रही होगी। हम पढ़ के आए थे कि अगर कोई भी कंपनी किसी भी दूसरे कंट्री में एज अ कंपनी के तौर के ऊपर रजिस्टर्ड है तो हमारे मुल्क में भी क्या होगी, एज अ कंपनी के तौर के ऊपर चल रही होगी। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, और मतलब आज के लिए। कल हम इसमें से रिमेनिंग स्टार्ट करेंगे और रिमेनिंग जो है वो कल हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं। इज दैट क्लियर। अब भाई फर्स्ट पॉइंट में 50% शेयर फॉरेन कंपनी के पास है, और फॉरेन कंपनी के लिए हमने पढ़ा था कि वो 100% ओन होनी चाहिए बाय फॉरेन गवर्नमेंट। तो फॉरेन गवर्नमेंट उसको 100% ओन नहीं कर रही, दैट्स वाई से हम क्या ट्रीट कर रहे हैं, प्राइवेट कंपनी ट्रीट कर रहे हैं।
कल हम इस चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे और संडे की क्लास जो है उसमें हम जो है फिर अपना सेल्स टैक्स शुरू कर रहे होंगे। आज हमारा ट्रायल का लास्ट डे था, तो आज के लेक्चर की तो वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल होगी। कल से रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो इसकी अवेलेबल नहीं होंगी, सिर्फ LMS के ऊपर इसकी रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो अवेलेबल की जाएंगी। और कल से माइट भी ये यूट्यूब के ऊपर स्ट्रीम भी नहीं हो रही होगी। कल हम इंशाल्लाह अपना सॉफ्टवेयर जो है वो चेंज कर देंगे, तो ये कल यूट्यूब पे स्ट्रीम नहीं होगी। कल से 3 दिन के लेक्चर से जो कमिटमेंट थी वो यूट्यूब पे स्ट्रीम हो गई है, तो नहीं होंगे। कल हम इसको कल लाइव क्लास सिर्फ फ्री होगी, उसका लिंक आ जाएगा आपको, वो सिर्फ सॉफ्टवेयर पे हुआ करेगी, रिकॉर्डिंग्स वगैरह उसके अवेलेबल नहीं होंगी पब्लिकली अब किसी को भी। तो कल हम इस चैप्टर को वाइंड अप करते हैं। अगर जल्दी वाइंड अप हो गया तो कल भी हम सेल्स टैक्स स्टार्ट कर देंगे। और संडे को क्लास जो है हमारी 5 से लेकर 7:30 तक, 2.5 घंटे की क्लास है संडे को। संडे को भी हम जो है फिर सेल्स टैक्स कर रहे हैं, ठीक है। तो जितना आज पढ़ाया है इतना ही आपने करना है, इतना ही आपने याद करना है, ज्यादा करने की इससे जरूरत नहीं है। मिलते हैं इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज।